Assalamualaikum, dear students. Today our topic is micro and macroeconomics. Basically, micro and macroeconomics is the branches of economics. Here we detail what is microeconomics and macroeconomics. We discuss is the importance, its role, what is the basic role of microeconomics, what is the impact of microeconomics, what is the scope of microeconomics, and why and same we will discuss also macroeconomics, its importance, its scope, its benefits of the economy in this lecture inshallah. First one, what is microeconomics? Microeconomics, the introduction of the word micro is derived from the Greek word micros, meaning small. माइक्रोस मीन स्मॉल, यानी किसी शय की छोटा होना, किसी चीज़ का छोटा होना, उसको हम माइक्रो कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम किसी चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो इंडिविजुअली हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस लिखी गई हैं, जिसमें से एक दो डेफिनेशंस यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले दी हुई है, इट डील्स विद दी functioning of individuals, industries, and the behavior of individuals' economic decisions making units, firms and households. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है कि इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की बात करता है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करता है, इनफरादी तौर पर हर चीज़ को अलग यानी एक्सप्लेन करता है। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि फर्म का बिहेवियर क्या है, इंडस्ट्री का बिहेवियर क्या है, एक शख्स यानी हम हर शख्स की अलग बात करेंगे। यानी कि एक क्लास, पूरी क्लास मौजूद है, तो उस क्लास का नाम ये देखते हैं कि इस लड़के का बिहेवियर ये है, इस लड़के का बिहेवियर ये है, ये ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, ये कम पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता। हम इंडिविजुअली हर चीज़ को क्या करते हैं, अलग एक्सप्लेन करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बेसिकली इंडिविजुअल्स को एक्सप्लेन करती है, इंडिविजुअल्स बिहेवियर को क्या करती है, एक्सप्लेन करती हैं। उसके बाद इसके ये दूसरी एक डेफिनेशन एक और है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट्स सच एज मार्केट्स, फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ये दूसरी डेफिनेशन है कि इसके अंदर जो हम इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो मकासद होते हैं, उनका जो रवैया होता है, जो हमें मार्केट्स के अंदर देखते हैं कि मार्केट्स, हर चीज़ की डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, हर मार्केट का रोल अलग होता है। मार्केट के अंदर कीमतों का मियार क्या है, किस शय की तलब ज़्यादा है, किस शय की रसद ज़्यादा है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, किस शय की कीमत ज़्यादा हो रही है, किस शय की कीमत कम हो रही है। इसी तरह हम इंडिविजुअली फर्म्स को भी डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की फर्म्स होती हैं। कोई कॉटन की फर्म है, कोई शुगर की फर्म है, कोई फ्लोर मिल है उसकी फर्म है। यानी डिफरेंट जो काम, जो छोटी छोटी फर्म और इंडस्ट्री में बेसिकली फ़र्क ये होता है कि फ़र्म क्या होता है। अगर हम फर्म को, अगर इंडस्ट्री को हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करें तो वो फर्म्स हो जाती है। अगर हम फर्म को कैलकुलेट करें तो हम वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास इंडस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं जो चीज़ों को, चीनी को पैदा करती हैं। जब हम एग्रीगेट्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री बन जाएगी। अगर हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो वो क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। यह इसी तरह हाउस होल्ड, यानी जिसको हम घराने कहते हैं, घर कहते हैं, कि घरों का माहौल डिफरेंट होता है, घर के अंदर अफराद की तादाद डिफरेंट है। किसी शय की डिमांड ज़्यादा है, कहीं डिमांड ज़्यादा, कहीं किसी शय की डिमांड कम है। कोई किस चीज़ को पसंद करता है, कोई सारा किसी दूसरे शय को पसंद करता है। तो डेफिनेटली हर चीज़ का क्या होता है, इम्पैक्ट वगैरह मौजूद होता है कि हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है इसके कंसर्न क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इसके अंदर एक्सप्लेन करती है, तीन तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, तीन तरह की मार्केट्स को एक्सप्लेन करती है, प्रोडक्ट मार्केट को, फैक्टर मार्केट को और वेलफेयर मार्केट को, या वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इसको। और सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केट का हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करती है कि किस शय की डिमांड ज़्यादा हो रही है, किस शय की डिमांड कम हो रही है।
कौन सी चीज़ मार्केट के अंदर इंक्रीज डिमांड इंक्रीज हो रही है, किस शेयर की डिमांड डिक्रीज हो रही है, कौन सी शेयर की कीमत ज़्यादा हो रही है, किस शेयर की कीमत कम हो रही है। मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हम इकोनॉमिक्स का फेमस लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, हम डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जब किसी शेयर की कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, कीमत कम हो गई तो तलब ज़्यादा हो जाती है। तो हम प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हम उस डिमांड को देखते हैं कि किस शेयर की डिमांड ज़्यादा हो जाने से, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी डेफिनेटली उसकी प्राइस भी बढ़ती है। प्राइस के बढ़ने की वजह से उस शेयर की सप्लाई भी मार्केट के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसलिए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी कीमतों के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको कंज्यूमर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री वेरी हो सकती है कि हर मुल्क के लोगों का पसंद जो और दूसरे मुल्कों से डिफरेंट है। इसलिए एक मुल्क के जो लोग होते हैं डेफिनेटली उनके प्रोडक्शन का, जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और कंपैरेटिवली वही चीज़ें कोई ऐसी होती हैं जो किसी मुल्क के अंदर उस मुल्क की निस्बत कम पसंद की जाती है, इसलिए वहाँ प्रोडक्शन कम होती है। मसला हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, पाकिस्तान के अंदर एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश गंदम ज़्यादा पैदा होती है, चावल कम पैदा होता है। जबकि बांग्लादेश के अंदर चावल ज़्यादा पैदा होता है और गंदम क्या होती है, कम पैदा होती है। ऐसा थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी शय की, पता क्या बेटा, इसके अंदर जो लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, किसी शय की, यानी कोई भी शय हो सकती है, किसी की उसकी कास्ट ज़्यादा हो सकती है, किसी शय की कास्ट कम हो सकती है। कास्ट ज़्यादा होने की रीज़न हो सकती है कि डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस बढ़ जाएँ, उसके बाद वेजेस बढ़ जाएँ, मज़दूरों की उजरतें ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए, उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर होती है। प्राइस के ऊपर पड़ता है तो वो उस चीज़ की प्राइस डेफिनेटली सब प्राइस पे नहीं है, बाज़ किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, किसी एक शय की कीमत कम हो जाती है। तो डेफिनेटली इसको हम ये कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर हम इंडिविजुअली तौर पर कहते हैं कि किस शय की कास्ट बढ़ रही है, किस शय की कास्ट कम हो रही है, किस शय में ज़्यादा चेंजेस आ रही है, किस शय में कम चेंजेस आ रही है। तो ये हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर देखते हैं। आगे है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि प्रोडक्शन मार्केट के अंदर प्राइसिंग क्या होती है। देखिए प्रोडक्शन मार्केट के अंदर हम अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं, जनरली हम जैसे पाकिस्तान रेलवे है या पीआईए वगैरह है, इनकी जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है डेफिनेटली ये कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। रिसेंटली हमने देखा है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ऊपर पीआईए ने प्राइसेस में कमी कर दी है, ये प्रोडक्ट प्राइसेस हैं, यानी जो कीमतों में क्या करती है, कमी हो रही है। किस वजह से, डेफिनेटली कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ट्रैवल करें। तो ये इंडिविजुअल डिसीजन है, यानी एक फर्म का हो सकता है, एक इदारे का हो सकता है, एक कारखाने का हो सकता है, एक फैक्ट्री का हो सकता है। तो हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर यानी हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली तौर पर, इनफरादी तौर पर, यानी हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह फैक्टर मार्केट है। फैक्टर मार्केट के अंदर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है फोर फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखते हैं कि रेंट क्या है, रेंट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़मीनों के, ज़मीन के रेंट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मजदूरों की उजरतें ज़्यादा हो रही हैं, कम हो रही हैं, सूद ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मुनाफे ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें यानी क्या होता है, फैक्टर मार्केट के अंदर यानी एक्सप्लेन की जाती है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन चीज़ों को इन्हांस किया जाता है, इनको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सोसाइटी के लिए बेहतरी लाती है, कौन सी चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, यानी ये इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का ज़्यादा होती है। नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर ये होता है डेफिनेटली कंज्यूमर जो डेफिनेटली वो रिलेक्शंस में आता है कि गवर्नमेंट उनको उसको क्या बेनिफिट देना चाह रही है, उसकी भलाई के लिए क्या काम करना चाह रही है। लोगों का रेट कंसर्न नहीं गवर्नमेंट के साथ होता कि वो लोगों की भलाई के लिए कितने हॉस्पिटल बना रही है, कितने हेल्थ सेंटर बना रही है, कितने लोगों की मेडिकेशन हो रही है, कि एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल है, लोगों को एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स मिलते हैं, क्या उनको यानी उनको गवर्नमेंट की तरफ से यानी कोई रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये सारे वेलफेयर के काम होते हैं, यानी ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं इसके अंदर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडीज़ क्या है, उसकी बेसिकली किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है बाइंग डिसीजंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, वो कहता है कि जो इंडिविजुअल्स के डिसीजंस होते हैं वो डेफिनेटली इसके अंदर जैसा शुरू में बताया है कि इंडिविजुअल्स के जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो इसका इम्पैक्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से आता है। यानी मैं एक चीज़ को पसंद कर रहा हूँ, डेफिनेटली जो चीज़ मैं पसंद कर रहा हूँ, मेरी आप पसंद से आप लोग सारे डिफर कर सकते हैं, यानी वो चीज़
आपको पसंद नहीं हो सकती, आप अपनी पसंद की चीज़ को खरीदेंगे। तो यानी हर एक क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो 30 बच्चों की राय डिफरेंट होगी, 30 बच्चे अपनी डिफरेंट किस्म की पसंद की चीज़ें लेंगे। तो लाजमी नहीं है कि सबकी चॉइसेस सेम हो जाए, सब एक ही तरह की चीज़ खरीदें या एक ही चीज़ को पसंद करें। डेफिनेटली इंसान की चॉइसेस में फ़र्क हो सकता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट वही कहता है बाइंग डिसीजंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। दूसरा वो कहता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और डेफिनेटली मैं वही चीज़ बाय करूँगा। अगर मैं अपनी ज़ात के वाले से बात करूँ तो मैं वही चीज़ को पसंद करूँगा जो चीज़ मुझे पसंद होगी, जो मुझे सेटिस्फाई करेगी। अब जो चीज़ मुझे सेटिस्फाई करेगी, पसंद करेगी, मैं उसी चीज़ को लाइक करूँगा। यानी मैं इनफरादी तौर पर अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है, कौन सी चीज़ मुझे फ़ायदा नहीं देगी। जो चीज़ मुझे फ़ायदा नहीं देगी मैं उस चीज़ को नहीं खरीदूँगा, और जो चीज़ मुझे फ़ायदा देगी मैं डेफिनेटली उसको खरीदूंगा। आप लोगों की ओपिनियन ऐसा ही है, आप लोग जिस चीज़ को पसंद करेंगे उसको यानी आप उसको परचेज करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आप उसको लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब क्यों बाय करेंगे? क्योंकि उस चीज़ को जब यूज़ करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर आप पसंद की चीज़ नहीं होगी, आप उसको यूज़ करेंगे तो आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे उससे, यानी आप क्योंकि उस चीज़ को पसंद नहीं करते। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसके अंदर कह रहा है बाइंग एंड सेलिंग डिसीजंस ऑफ द फर्म। कि बाइंग एंड सेलिंग डिसीजंस ऑफ द फर्म, के फर्म को चीज़ों को बेचने और ख़रीदने की किस क्या पॉलिसी है, क्या फ़ैसले हैं कि चीज़ को कैसे बेचना है, कहाँ तक बेचना है, किधर भेजना है, किधर नहीं भेजना है। अगर मैं इसको एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ तो डेफिनेटली जो सुपर कंपनी है जो बिस्किट तैयार करती है, तो डेफिनेटली जब वो बिस्किट तैयार करती है तो वो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि मैंने अपने इस बिस्किट को पूरे पाकिस्तान के अंदर भेजना है। पाकिस्तान के साथ मेजर सिटीज़ के अंदर नहीं, बाकी उन सिटीज़ के साथ जो लिंक्ड विलेजेस हैं, जो गांव हैं, जो देहात है, उन तक भी उन चीज़ को पहुंचाना है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं कि वो इनफरादी तौर पर छोटे से छोटी चीज़ को मैनेज करती है, छोटी से छोटी चीज़ को देख रही है कि मेरी जो प्रोडक्ट है ना सिर्फ मेजर सिटीज़ में जाए, बड़े शहरों में जाए, बल्कि उस शहरों के साथ जो देहात हैं, जहाँ एक दो घर हैं, जहाँ 30-40 घर है, वहाँ तक भी वो चीज़ पहुँचे। यानी वो माइक्रो लेवल पे जाकर सोच रहा है कि मैंने अपनी चीज़ को बेचना है, यानी उसको क्या करना है या ख़रीदना है। वो तो डेफिनेटली वो फर्म फैसला करती है। नेक्स्ट बेटा आगे है द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड इन द मार्केट्स। वो कहता है कि इसके अंदर जो प्राइसेस मार्केट्स जो प्राइसेस होती हैं कि मार्केट्स के अंदर कीमतों का। अब बेटा सिंपली इंशाल्लाह हम इसको टेबल और डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन कर दूँगा मैं आपको। प्राइस डिटर्मिनेशंस कैसे होती है मार्केट के अंदर। जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो बच्चे जिन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उन्हें पता है कि मंडी का तवाज़ुन कहा जाता है। मंडी के तवाज़ुन के अंदर कीमत का तयन कौन करती है? मार्केट के अंदर दो फोर्सेस होती हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई यानी क्या करती है, प्राइस को डिटरमाइन करती हैं कि शय की कीमत क्या होगी। क्यों? मार्केट के अंदर आपको दो पर्सन नज़र आते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब जो बायर होता है उसकी कोशिश ये होती है कि अपने कम से कम कीमत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को खरीदे, और जो सेलर होता है वही कोशिश क्या करता है कि मेरी शय की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हो, चीज़ें कम बेचूं। यानी दोनों के मिजाज, दोनों की ख्वाहिशात एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब इन दोनों के दरमियान बहस व मुबाहिसा होता है तो एक कीमत इस बायर और सेलर में एक कीमत ऐसी सेटल हो जाती है जिसपे जो बायर होता है वो भी एग्रीड हो जाता है, जो सेलर होता है वो भी एग्रीड हो जाता है। यानी जो दुकानदार है अपनी चीज़ को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा और ख़रीदार अपनी चीज़ को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस कीमत पर वो आपस में एग्री हो जाएंगे हम उसको कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। यानी किस पे हुआ है? डिमांड और सप्लाई। दुकानदार ने अपनी सप्लाई को देखा, डिमांड को देखा, मार्केट की सूरत हाल को देखो, उसने कहा हाँ ये चीज़ मैंने इतने में बेचनी है। तो डेफिनेटली जिस चीज़ पे उसने बेचने के लिए तैयार हुआ वो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, यानी तवाज़ुनी कीमत कहते हैं। और वो किससे हुआ? इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होती है? मार्केट फोर्स करती है, मार्केट फोर्स के अंदर डिमांड और सप्लाई का रोल क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन है द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली क्वांटिटी, क्वालिटी और वैरायटी डेफिनेटली तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। से किसी चीज़ के प्रोडक्शन के अंदर हमने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी और वैरायटी के में भी फ़र्क देखा जाता है। क्वालिटी और वैरायटी यानी क्या होता है कि बाज़ का ये होता है कि चीज़ों के अंदर क्वालिटी भी होती है लेकिन साथ साथ वो सेम तरह की एक चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, तो थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करके थोड़ी सी वैरायटी नई डेवलप करके, यानी उसका रैपर चेंज कर दिया जाता है, उसकी पैकिंग स्टाइल चेंज कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली वो यानी क्या होता है मार्केट के अंदर चीज़ ज़्यादा सेल होती है। तो यही भी फर्म्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपटीशन चलता रहता है।
उसके बाद ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रॉफिट। ये सारे काम किस लिए किए जाते हैं? तमाम किस्म की बिजनेस, तमाम किस्म के कारोबार, तमाम किस्म का जो भाग दौड़ की जाती है वो प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है कि मैंने इस शहर से इतना प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कभी कभार लॉस की सूरत हाल भी बर्दाश्त हो सकती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉफिट, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर या फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम इसको शामिल करते हैं, जिससे मैंने स्टार्ट में बताया कि रेंट है, वेजेस हैं, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम अब इस जिससे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड वो ग्रीक वर्ड है, उसको अखज़ किया गया। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज, बिग, यानी ये बड़े मानों में। ये उस माइक्रो छोटे, मैक्रो बड़े। जैसे हम अक्सर लफ्ज़ यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, उर्दू में इसको खुर्दबीन कहा जाता है, यानी छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए, यानी वो चीज़ जो हमें एक आम आँख से नज़र नहीं आती, हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? कि यानी इसके अंदर छोटी चीज़, वो चीज़ जो आम आँख से नज़र नहीं आती, हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। उसी से माइक्रो यानी माइक्रो छोटे को कहा जाता है। इसी तरह हम माइक्रो के साथ साथ मैक्रोस्कोप भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जिसको हम उर्दू में दूरबीन कहते हैं, जो दूर की चीज़ों को नज़दीक और बड़ा करके दिखाती है, तो वो मैक्रो है। ठीक है जी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इसका मैक्रोस का मतलब क्या है? लार्ज यानी बड़े को कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो देखते हैं, जो इसको स्टडी करते हैं, होल यानी तमाम तरह के मामलात के अंदर इसको देखा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरी डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जो इसकी फंक्शनिंग है, जो इसका काम है, और हम मुकम्मल तौर पर इसके अंदर जो चीज़ें यानी देखेंगे इसके अंदर। मसलन मैं अगर इसको छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक क्लास के अंदर 30 बच्चे बैठे हुए, मैं किसी का नाम लेके कहता हूँ कि फलाना बच्चा ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है जी। अगर मैं ये पूरी क्लास में कहता हूँ ये पूरी क्लास पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी मैं पूरी क्लास की, होल क्लास की बात की, यानी पूरी क्लास पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये मैक्रो है। नहीं, पूरी क्लास पढ़ने में अच्छी नहीं, लेकिन ये खास एक बच्चा जो बैठा हुआ है ये बहुत अच्छा पढ़ता है, ये माइक्रो हो जाएगा। यानी मैं इंडिविजुअली तौर पर किसी एक चीज़ की बात करूंगा, किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, तो वो माइक्रो है। अगर मैं होल यानी तमाम क्लास की अगर बात करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो हो सकता है। उसे हम मैक्रो कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक दो डेफिनेशंस और हैं इसके अंदर, देख लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ कंसर्न विद द ओवरऑल बिहेवियर। अब बेटा ये देखिए लफ्ज़ हो रहा है ओवरऑल बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी एज होल। तो हम जो बिहेवियर्स होते हैं जो इकॉनमी का, उसको हम उसकी जो परफॉर्मेंस होती है मुकम्मल तौर पर उसको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एग्जामिन्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स कहा जाता है मजमूए को। किसके मजमूए को? एग्रीगेट इनकम्स, मजमूई आमदनी, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, मजमूई रोजगार, एग्रीगेट आउटपुट, मजमूई पैदावार, एंड सो ऑन एंड ऑन नेशनल स्केल, यानी कौमी सतह के ऊपर हम मजमूई आमदनी को, मजमूई रोजगार को, मजमूई पैदावार को क्या कहेंगे? मैक्रो कहेंगे। तो हम यानी इसके अंदर आप फर्ज के, मैं इसको एक और थोड़ा सा आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम अकेले डिमांड की बात करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम सप्लाई की बात करेंगे तो ये क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरह यानी क्या करती है? बेस करती है यानी होल एग्रीगेट्स के ऊपर। अब मैक्रो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेटा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ऊपर। ये लफ्ज़ है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके अंदर? तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किस चीज़ को स्टडीज किया जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम जीडीपी ग्रोथ रेट को कहा जाता है। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी से कहा जाता है इसको। और ये डोमेस्टिकली या चीज़ें जो यानी डोमेस्टिकली जो चीज़ें पैदा होती हैं ड्यूरिंग 1 ईयर, उसे हम जीडीपी कहते हैं। यानी मुल्क की हदूद के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं एक साल के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। जीडीपी से ज़ाहिर किया जाता है।
ये इसका ताल्लुक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ है। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जीडीपी रेट को हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अक्सर। हमें आजकल जो सिचुएशन है मुल्क की इकॉनमी के हवाले से इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, यानी जीडीपी को ज़्यादा देखा जाता है। एज वेल एज इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों कम हो रहा है, क्या वजह है, इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसको पढ़ा जाता है। इसी तरह इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज इन प्राइसेस। सिंपली वही डिफाइन इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज इन प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कीमतों का बढ़ना अफरातज़र कहलाता है, उर्दू में अफरातज़र कहते हैं, इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। कि इन्फ्लेशन ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि कीमतें किसी एक शहर में किसी एक ख़ास फर्द या किसी एक ख़ास शख्स की वजह से नहीं होता है। ये जो चेंज आती है, प्राइसेस जो बढ़ती हैं, ये एग्रीगेट बेस पे होती हैं कि पूरी होल नेशन के अंदर किसी एक शहर में अगर किसी एक कीमत बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट नीचे भी चला जाता है। तो कीमतें बढ़ने की बहुत सारी वजह हो सकती है कि उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गई है, वो खास तौर पर चीज़ बाहर से इंपोर्ट हो रही है तो डेफिनेटली इस वजह से वो इंपोर्ट नहीं हो, उसकी सप्लाई कम हो गई है तो डिमांड तो मौजूद रहती है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। या किसी महंगाई जिसके वजह से कि फ्यूल महंगा हो गया उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारी रीजंस हैं महंगाई की। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखी जाती हैं। इसलिए एग्रीगेट डिमांड, जिससे मैंने अभी पीछे भी बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में एग्रीगेट डिमांड मजमूई तलब को देखते हैं। तो मजमूई तौर पर अगर हम जैसे अभी क्राइसिस आया था चीनी का और आटे का आया था, तो ये एग्रीगेट डिमांड थी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई मौजूद नहीं थी। सप्लाई मौजूद ना होने की वजह से शुगर की और आटे की कीमत में क्या हो गया, इजाफा हो गया। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मजमूई रसद किसी एक शहर में ज़्यादा हो जाने से नहीं होता। मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर उसकी सप्लाई क्या है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है क्या, वो ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो एग्रीगेट सप्लाई ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है। इसको पढ़ा जाता है। उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर देखते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दो तरह की होती है, फिजिकल पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक चीज़ में जहन में रखिएगा, जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये हुकूमत बनाती है, यानी हुकूमत अपने तरीके से मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करती है और उसको साथ देता है स्टेट बैंक। अगर पाकिस्तान के एस्पेक्ट्स में बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है कि जो स्टेट बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। बेसिकली तमाम मुल्क के अंदर सेंट्रल बैंक होते हैं, मरकजी बैंक होते हैं। पाकिस्तान का मरकजी बैंक का नाम स्टेट बैंक है और पाकिस्तान का जो मरकजी बैंक है यानी जिसे हम स्टेट बैंक कहते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। यह भी अपने तौर पर मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए कोशिश करता है। किस तरह कोशिश करता है, बैंक रेट में इजाफा, मुल्क की जो सिचुएशन होती है बाज़ बैंक रेट में इजाफा कर देता है या कमी कर देता है। इसी तरह यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कर देता है या कम कर देता है, सूद की शरह में इजाफा ज़्यादा कर देता है या कमी कर देता है, सूद की शरह के अंदर भी ज़्यादा कर देता है, रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है, कम कर देता है। तो ये सारे इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर यानी सेंट्रल बैंक लेता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक और फिजिकल पॉलिसी हुकूमत करती है, कंट्रोल इसको। दोनों का मेन पर्पज़ क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाना। और एक पॉलिसीज़ किस लिए बनाई जाती है, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, क्योंकि वन साइडेड ये काम नहीं हो सकते। तो जहाँ फिजिकल पॉलिसी के साथ साथ हमें मॉनेटरी पॉलिसी की भी साथ ज़रूरत पड़ती है और दोनों का मकसद एक होता है, यानी दोनों अपने अपने तौर पर सिस्टम को बेहतर करने की, इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अब करंट फिगर्स करंट सिचुएशन में देखते हैं तो डेफिनेटली हमारे इंपोर्ट्स कोरोना की वजह से या दूसरी जो रीजंस हैं, डेफिनेटली हमारी इंपोर्ट्स ज़रा कम हैं और कंपैरेटिव हमारे एक्सपोर्ट्स से सिचुएशन बेहतर है। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है, यानी जिस शहर से जा रही है कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है तो डेफिनेटली इससे सिर्फ एक शहर को नहीं फ़ायदा होगा, पूरे मुल्क की इकानमी क्या होती है, इससे स्टेबल होती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद मनी सप्लाई, ज़र की रसद जिसको हम कहते हैं। तो ज़र की रसद ज़्यादा होना कम होना दोनों ही ख़तरनाक है। अगर ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन, महंगाई की बड़ी वजह बनती है। कम हो जाती है तो डेफिनेटली हमें बाहर से बोरो करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। तो मनी सप्लाई ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसको स्टडी किया जाता है।
आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हमने इसके अंदर डिफरेंस देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एन इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर, ये यानी माइक्रो की डेफिनेशन जो हमने शुरू में पढ़ी है वही यहाँ कर दी है। पहला डिफरेंस यही है, उनकी डेफिनेशन को लिख दिया है। अब दूसरे नंबर पे मैक्रो की डेफिनेशन लिखी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल इन जनरल, यानी अमूमी तौर पर जो लोगों का मजमूई तौर पर जो लोगों का माशी रुझान है या माशी रवैये हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कुली माशियात कहते हैं। माइक्रो को जुज़वी माशियात कहते हैं और मैक्रो को कुली माशियात कहते हैं। तीसरे नंबर पे देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद दी प्राइसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन एन इंडस्ट्री। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डेफिनेटली खास तौर पर पर्टिकुलर कमोडिटी यानी किसी खास शय की कीमत को डिस्कस करती है। मसलन चीनी है, ये खास हो गई, आटा हो गया खास हो गया, यानी किसी चीज़ का नाम ले लिया तो वो पार्टिकुलर हो गया। वो क्या हो गया, पार्टिकुलर हो गया। पार्टिकुलर कमोडिटी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिसका फूड इन्फ्लेशन तो है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वेजिटेबल्स में भी है, एग के अंदर भी है, उसके बाद ख़ासतौर पे चीनी और आटे के अंदर ज़्यादा है, तो ये फूड इन्फ्लेशन है। यानी ये पार्टिकुलर कमोडिटीज़ हैं कि इनके अंदर इनकी प्राइसेस को देखा जाता है, इनके प्राइसेस को डिस्कस किया जाता है। यानी और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ मौजूद हैं जिनकी कीमतें चेंज होती है, लेकिन हम स्पेसिफाई किसी शय का नाम लेके करेंगे तो वो क्या कह जाएगी, पार्टिकुलर कमोडिटी कह जाएगी कि उसकी कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है। तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, नेशनल इनकम, अकाउंटिंग एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जनरल प्राइस लेवल को देखेंगे। हमने किसी शय का नाम नहीं लेना, हमने मजमूई तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के अंदर अशिया की कीमतों में बढ़ने का रुझान बढ़ रहा है, या पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर हमने देखा कि कीमतों में कमी होने का रुझान है। तो हम यहाँ किसी शय की स्पेसिफाई करके पार्टिकुलर किसी शय का नाम नहीं लेंगे, हम जर्नल इसको देंगे कि कीमतें पाकिस्तान के अंदर अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है या अशिया की कीमतों में कमी हो रही है। तो हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, जिससे पीछे भी बताया कि कौमी आमदनी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसकी जो अकाउंटिंग है उसको जो काउंट किया जाता है कि अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौमी आमदनी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे मुल्क की इकानमी बेहतर हो रही है। अगर नेशनल इनकम यानी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो डेफिनेटली हम कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट है प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस क्या होते हैं, बेसिक पैरामीटर है। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज होते हैं, लेकिन मखसूस लेवल पर उनको एक कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं कि इनमें चेंजेस नहीं आती। लेकिन प्राइसेस जो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर खास टाइम के लिए हम फिक्स कर लेते हैं कि इस शय की कीमत इतने अरसे के लिए इतनी रहेगी। तो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर हम मैक्रो के हवाले से, इनकम इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आमदनी, आमदनी भी इसी तरह आगे, ये क्योंकि आमदनी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, प्राइस डेज के लिए हो सकती है, एक डेज के लिए, 2 डेज के लिए। इनकम जो होती है मंथ के लिए हो सकती है या ईयर्स के लिए हो सकती है। तो डेफिनेटली जैसे हमारे यहाँ सैलरी सिस्टम मौजूद होता है, हमारे यहाँ जो सैलरीज होती हैं तकरीबन एनुअली 10% के हिसाब से, 20% के हिसाब से, 15% के हिसाब से, ये डिफरेंटली वेरी करती रहती है जब बढ़ती हैं। और एनुअली जब हम डिस्कस करते हैं तो ये लॉन्ग रन के अंदर आ जाता है। तो इनकम क्या है, ये लॉन्ग रन के अंदर आ जाती है, यानी एनुअली बेस्ड है तो एनुअली बेस्ड होती है, तो इसलिए ये लॉन्ग रन के अंदर आ जाती है। तो इसलिए इनकम क्या हो गई हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में होएगा। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसके अंदर जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जो ज़राए हैं उनको किस तरह यूज़ करना है, पब्लिक फाइनेंस एंड फॉर द टेकिंग बिजनेस डिसीजन, जो हम फैसले करते हैं इनफरादी तौर पर कर सकते हैं हम, यानी इंडिपेंडेंट है, किसी से पूछने की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 10 डेज़ के बाद, 15 डेज़ के बाद, 1 मंथ के बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, जो गवर्नमेंट का बजट जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जो बजट होता है वो एनुअली होता है, तो एक दफ़ा बन जाता है तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द होल नेशन। अब क्योंकि माइक्रो के अंदर इंडिविजुअली तौर पर चीज़ों को देखा जाता है, जबकि मैक्रो के अंदर हम देखते हैं तो होल नेशन को देखा जाता है। अब मैंने कोई बजट बनाना है, तो मैंने कोई कारखाना चलाना है, मैंने कोई फैक्ट्री चलानी है, तो मैंने अपने घर को देखना है, मैंने अपने आप को देखना है, मैंने अपना मफाद देखना है, ये माइक्रो है। जब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी है तो डेफिनेटली उसने एक शहर को नहीं देखना, एक गांव को नहीं देखना, उसने होल नेशन को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। डेफिनेटली जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो इंडिपेंडेंट है।
और मैक्रो का क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट वन ऑन एन अदर। अब इसके अंदर वो कहता है कि जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का है वो इंटरडिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेहतर होगी। हम छोटी चीज़ों के फर्ज की हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन प्रॉब्लम है, डेफिनेटली प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है, लेकिन किसी शहर में ज़्यादा है, किसी शहर में कम है। अगर हम इसको सादकाबाद के पॉइंट से बात करते हैं, हम देखते हैं कि सादकाबाद के अंदर लिटरेसी रेट या एजुकेशन लेवल वो नहीं है जो इस वक्त इस्लामाबाद या लाहौर का है। अब एजुकेशन लिटरेसी रेट ओवरऑल कम है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम सादकाबाद के अंदर देखते हैं तो लिटरेसी रेट कम है। जब हम सादकाबाद की बात करेंगे, ये माइक्रो है, ठीक है जी। अगर हम लिटरेसी रेट को बेहतर करना चाहते हैं तो सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर या बड़े शहरों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाने से एजुकेशन लिटरेसी रेट बड़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि उसको हमने छोटे लेवल पे यानी गांव की सतह पे, देहात की सतह पे हमने स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाने हैं, ताकि लिटरेसी रेट में बेहतरी आए। तो यानी क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस किस पे इंटरडिपेंड करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो बेहतर होगी तो मैक्रो खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आगे नेक्स्ट वो कहता है द कंसेप्ट वर पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस अल्फ्रेड मार्शल। अब देखें जो अल्फ्रेड मार्शल ने कंसेप्ट दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का दिया था, और ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब द कंसेप्ट वर पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स। इसने मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से किया था, 1936 के अंदर इसका कंसेप्ट दिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब नेक्स्ट वो कहता है दिस कंसेप्ट हैव मोर थ्योरेटिकल वैल्यू। जो माइक्रो के जो इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट हैं वो क्या है, वो ज़्यादा यानी थ्योरेटिकल है, नज़रियाती तौर पर ज़्यादा है। बट जो मैक्रो है दिस कंसेप्ट है मोर प्रैक्टिकल वैल्यू। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है वो मैक्रो से वो प्रैक्टिकली ज़्यादा है। यानी अगर हम देखते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फ़र्ज की गई हैं, सपोज की हैं, उसकी हमें प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस कम नज़र आती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, नेशनल इनकम है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो है इनको हम आजकल के हालात के अंदर इसकी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी ज़्यादा है। आगे वो नेक्स्ट वो कहते हैं कि बॉटम अप व्यू ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम यानी बॉटम बॉटम कहते हैं नीचे को, और आप यानी ऊपर को कहते हैं, नीचे से ऊपर हम हर चीज़ को अलग-अलग डिस्कस करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और टॉप डाउन व्यू ऑफ द इकोनॉमी, अगर हम ऊपर से नीचे तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करें तो ये क्या होगा, हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। उसके बाद आगे कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर इसका क्या रोल है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ज़राए को किस तरह यानी इस्तेमाल किया जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन कीमतों का तयन कैसे होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी मैशत के अंदर बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, हेल्पफुल इन दी इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स को, यूजफुल इन बिजनेस डिसीजंस, जो बिजनेस हमने कर रहे हैं उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं फार्मूलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है उनको फार्मूलेट कैसे किया जा सकता है, उन पर किस तरह अमल किया जा सकता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स थे जिनकी इंपॉर्टेंस थी। आगे अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, हमें इकॉनमी की वर्किंग के बारे में पता चलता है, उसको समझने में मदद मिलती है, क्या है बेहतर इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है नहीं जा रही। देखिए माइक्रो के अंदर इंडिविजुअली तौर पे हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि चीज़ आया बेहतरी की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, हम इससे अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान के अंदर नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी बढ़ रही है, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है बेहतर हो रही है। तो यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको अंडरस्टैंड करना इकॉनमी के अंदर इसका रोल ज़्यादा है। आगे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द मेजर इश्यूज फेसिंग द इकॉनमी। जो इकॉनमी के अंदर जो मेजर इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज पे जैसा करंटली अगर हम देखते हैं, मैंने पीछे भी बताया है कि इन्फ्लेशन है, महंगाई जिसको हम कहते हैं, इम्पोर्ट हमारे जिसको कहते हैं इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, ये किसी मुल्क की जो खासतौर पर अंडर डेवलप कंट्रीज है, पाकिस्तान जैसे मुल्क, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। जो मेजर इश्यूज हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करना ज़्यादा ईजी है। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, यानी पूरी कौम की आमदनी को देखा जाता है कि इनकम लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इंसाइट इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेटली
ये अक्स है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक मैंने जैसा भी बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेहतर होगी तो डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, खासतौर पर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, उनके ऊपर अमल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और इंटरनेशनल कंपैरिजन, और हम इंटरनेशनल पे तौर पे कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो रही है, तो डेफिनेटली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो उनके ऊपर तवज्जो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। वो उस मुल्क को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर देते हैं, उसकी बात को सुनना शुरू कर देते हैं, उस मुल्क की बनी चीज़ों को पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो यानी क्या होता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन भी मौजूद होता है। आगे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर पोरस मोसन्स है apparently remarked that there is a really no opposition between micro and macro economics। वो कहते हैं कि इसमें हकीकत है कि माइक्रो मैक्रो में कोई ऑपोजिशन, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। बोथ आर वाइटल, दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। माइक्रो डायरेक्शन है मैक्रो की तरफ, अगर माइक्रो बेहतर हो जाएगी तो मैक्रो खुद ब खुद ही बेहतर होना चाहिए। हम मैक्रो से मैक्रो की तरफ आना ज़रा मुश्किल है, माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाना ज़रा आसान है। बोथ आर वाइट, यू आर लेस देन हाफ एजुकेटेड, अगर आप हाफ एजुकेटेड हैं, इफ यू अंडरस्टैंड वन वाइल बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द अदर, डेफिनेटली आप एजुकेटेड कम है तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग भी या उसकी समझने की सलाहियत या उसको इग्नोर करने की सलाहियत कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले में कम होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिग इश्यूज ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, बट द इंटायर इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ इट्स पार्ट्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करती है, जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं जो इकोनॉमिक लाइफ के अंदर, शमाशी ज़िंदगी के अंदर जो पूरी मीशत के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उनको देखती है। सो बेसिक गोल ऑफ बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स theories is maximization of material welfare of the people and entire economy। दोनों का मकसद क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फलाह बहबूद देना और इकानमी को बेहतर करना, ये दोनों का मकसद है, माइक्रो का और माइक्रो का। थैंक यू बेटा। इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म को भी प्रॉब्लम तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।